गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का विज्ञान। इसमें देखेंगे अध्याय 14 है ध्वनि। ध्वनि के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं। नदी या तालाब में चल रही मोटर नाव की ध्वनि पानी की सतह से ज़्यादा पानी के भीतर सुनाई देती है। ऐसा क्यों? ध्वनि का संचरण माध्यम के कण के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व जितना अधिक होगा कंपन के कारण माध्यम में दाब भी उतना अधिक होगा और ध्वनि का संचरण भी तीव्रता से होगा। ठोस तथा द्रव माध्यम के कण गैस की तुलना में पास पास होते हैं, अर्थात इनका घनत्व गैस के कणों से अधिक होता है। ठीक है, जिससे वस्तु के कंपन के कारण कणों में विस्थापन तीव्रता से होता है। ठीक है, और ऊर्जा स्थानांतरण के समय ऊर्जा ह्रास भी कम होती है। ठीक है, इसी कारण गैस वायु की अपेक्षा ठोस तथा द्रव में अधिक तेजी से गति करती है। गैस वायु की अपेक्षा ठोस तथा द्रव में अधिक तेजी से गति करती है। इसी तरह द्रव की अपेक्षा ठोस में ध्वनि संचरण तीव्रता से तथा कम ऊर्जा ह्रास से द्रव की तुलना में बहुत कम ऊर्जा ह्रास में और द्रव की तुलना में भी ठोस में और अधिक तीव्रता से ध्वनि क्या होती है? पहुंचती है, गमन करती है। ठीक है, और हमें ध्वनि साफ सुनाई देती है। अब देखेंगे प्रत्यास्थता के आधार पर देखने पर ऐसे पदार्थ जिसमें उपस्थित कणों के माध्य आकर्षण बल अधिक होता है वे अधिक प्रत्यास्थ होते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति में परिवर्तन करना ज़्यादा कठिन होता है। ऐसे कणों से विक्षोभ उत्पन्न करने पर वह शीघ्रता से अपनी पूर्व स्थिति में आने का प्रयास करते हैं तथा वे कण जो शीघ्रता से अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं पुनः गति करने को तैयार होते हैं और इस प्रकार के तीव्र गति से कंपन दोलन करते हैं। ऐसे माध्यम जिसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है, जैसे स्टील में जिसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है उसमें ध्वनि संचरण कम प्रत्यास्थता वाले माध्यम जैसे रबड़ की अपेक्षा तेजी से शीघ्रता से होता है। मतलब अधिक प्रत्यास्थता वाले माध्यम में ध्वनि संचरण अधिक होता है तथा कम प्रत्यास्थता वाले माध्यम में ध्वनि संचरण उससे कम होता है। यही कारण है कि ठोस, द्रव तथा गैस मतलब वायु में ध्वनि संचरण की गति ठोस में सबसे अधिक और गैस में सबसे कम होती है। ठीक है, ठोस में सबसे अधिक और गैस में सबसे कम होती है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखते हैं आप लोगों को एक उदाहरण देखते हैं, क्रियाकलाप में समझेंगे कि आप एक बेंच में अपने पेन की नोक को ऐसे हल्का से ऐसे ठोकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि वहाँ आवाज़ तो आ रहा है आपको वायु में, या आप किसी को सुनवा कर देख लेना, वायु में तो आवाज़ आ रहा है वायु के माध्यम से। लेकिन अगर उस बेंच में इस तरह से अगर कान लगाकर सुना जाए तो क्या वह आवाज़ जो है उसमें परिवर्तन आएगा, और कान उठाकर सुना जाए मतलब मेज से ऊपर उठाकर कान को सुना जाए तो आवाज़ में परिवर्तन आएगा तो देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, क्या आएगा? क्योंकि ठोस में अधिक प्रवाह होता है ध्वनि का तेजी से, इसलिए ज़्यादा आवाज़ आएगा और उसमें ह्रास नहीं होगा। ठीक है, कम ऊर्जा ह्रास कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि वायु के माध्यम में आने से उसके कण जो है दूर दूर रहते हैं और ठोस में पास पास रहते हैं, तो जल्दी ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसी में देखते हैं ध्वनि और माध्यम। अब तक हमने पढ़ा कि ध्वनि संचरण माध्यमों के घनत्व पर निर्भर करता है। सोचो, यदि माध्यम ही ना हो
तो क्या ध्वनि हम तक पहुंचेगी? यह जांचने के लिए निम्न प्रयोग किया गया। देखेंगे क्या प्रयोग किया गया। प्रयोग में एक विद्युत घंटी और कांच की एक बेल जार लिया गया। घंटी को बेल जार में लटकाकर बेल जार को निर्वात पंप से जोड़ा गया। घंटी के स्विच को दबाने पर उसकी आवाज सुनाई दी। जब निर्वात पंप में बेल जार की वायु को धीरे धीरे बाहर निकाला गया तब घंटी की ध्वनि धीमी पड़ने लगी। यद्यपि उसमें से पहले जैसी ही विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी। जब बेल जार की समस्त वायु निकाल दी गई तो घंटी की ध्वनि बंद हो गई। इस प्रयोग से हमें क्या निष्कर्ष मिला कि निर्वात में ध्वनि संचरित नहीं होती, अर्थात ध्वनि को सुनने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे निर्वात में संचरित नहीं होती क्योंकि निर्वात में संपीड़न तथा विरलन के लिए कण उपस्थित नहीं होते। जैसे कि देखेंगे, एक बेल जार में विद्युत घंटी को लगा दिए और उसको निर्वात से जोड़ दिए, तो जब देखेंगे यहाँ जब बटन को दबाया जा रहा है तो घंटी सुनाई तो दे रही है, परंतु वहां से धीरे धीरे उस पूरे हवा को निकाल लिया गया, उसके अंदर के वायु को निकाल लिया गया निर्वात पंप की सहायता से। तो ये आवाज धीरे धीरे कम होते होते एक हद तक ऐसी आई कि वह आवाज आनी ही बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो कि माध्यम यहाँ वायु था, जो पूरे वायु को निकाल लिया गया, तो यहाँ हम तक आवाज पहुंचना मुश्किल था। ठीक है, इसके आगे हम आप लोग तरंगों के प्रकार, कंपन की दिशा और के आधार पर इसको पढ़ के आना। अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंगे पढ़ के आना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।